हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ये बात ज़रूर बता दीजिए, क्या आपको वॉइस वगैरह प्रॉपर तरीके से मिल रही है कि नहीं। एक बार कमेंट सेक्शन में ये बात बताएं आपकी आपको वॉइस प्रॉपर तरीके से मिल रही है कि नहीं। यदि वॉइस प्रॉपर तरीके से मिल रही है तो हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं ना, क्लास को शुरू करेंगे। यदि आपको आवाज़ सही तरीके से मिल रही है, बिल्कुल भैया जल्दी से फटाफट लाइव आ जाओ, जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको वॉइस प्रॉपर तरीके से मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर, अनूप गौरव, बिल्कुल भैया। चलिए तो फिर तो बढ़िया है, अगर वॉइस प्रॉपर है तो फिर बढ़िया है। चलो क्योंकि सारा जो दिक्कत है वो वॉइस का ही हो जाता है। सब सही है गुरुजी, क्योंकि सुबह आपने देखा था करंट अफेयर्स की क्लास में वॉइस प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही थी और फिर क्लास बाधित हो गई। आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके लिए। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हो गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ के बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहले प्रश्न का आपको सही जवाब बताना है। इटाई इटाई रोग के बारे में सवाल पूछा हुआ है। इटाई इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने की वजह से होता है? चलो फटाफट आंसर बताओ, आंसर बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। और वीडियो शेयर भी कर दो, एक बार वीडियो सारे लोग शेयर भी कर दो और जल्दी से आंसर बताओ। बिल्कुल जबरदस्त क्लास होगी आपकी और एकदम ऐसी क्लास जहां से सीधे सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। एकदम 100% पक्का मान के चलो, पक्का फंसेगा। सचिन यूपीएससी ने कहा ए आंसर है और बाकी लोग बताएं। रावण कुमार जी इन्होंने कहा है बी आंसर है। बाकी लोग आंसर बताओ भैया। सुमन यादव का आंसर आ गया बी, सुमन यादव ने बी आंसर किया है। बाकी लोग आंसर बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। अनूप गौरव जी ने आंसर किया, दूसरा सही है। पूजा पटेल ने बी आंसर किया है। चलो पूजा पटेल का आंसर आया बी। आइए देखते हैं तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देखो, यहां पर अगर हम बात करें जल प्लस अगर जल में क्या मिल जाए तो जल में अगर कैडमियम मिल जाता है तो रोग होता है इटाई इटाई। जल में कैडमियम मिल जाए तो रोग होता है इटाई इटाई। अगर जल में पारा मिल जाए, पारा यानी मरकरी मिल जाए, Hg मिल जाए, है ना सा, तो जो रोग होता है जब जल में पारा मिलने से रोग होगा मिनी माता। क्या रोग हो जाएगा? मिनी माता। और मछलियों में अगर हम बात करें फिशेज में तो फिश में एक रोग पाया जाता है ड्रॉप्सी। अगर जल में पारा मिलता है तो मनुष्यों में मिनी माता और मछलियों में ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। इसके अलावा अगर हम जल में आर्सेनिक की बात करते हैं, जल में आर्सेनिक मिल जाता है तो एक रोग होता है जिसे हम ब्लैक फुट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक फुट के नाम से जानते हैं। तो यह जो है इसके अलावा स्किन डिजीज भी हो जाती है। आर्सेनिक के मिलने से आपको स्किन डिजीज भी हो जाती हैं, चर्म रोग से संबंधित समस्याएं आपको जो है दिखाई देती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जल में आर्सेनिक की बात करें तो सर्वाधिक प्रभावित राज्य, जल में आर्सेनिक से सर्वाधिक प्रभावित राज्य आपका वेस्ट बंगाल हो जाता है। क्या हो जाता है? वेस्ट बंगाल हो जाता है। जबकि अगर हम नाभिकीय प्रदूषण की बात करें, नाभिकीय प्रदूषण की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है केरल। सबसे ज्यादा नाभिकीय प्रदूषण से प्रभावित राज्य क्या हो जाता है? केरल हो जाता है। तो यहां पर आपको जो है ध्यान में रखना है। तो ये आपका इटाई इटाई रोग हो जाता है कैडमियम से। इटाई इटाई रोग किससे हो जाएगा? कैडमियम से। चलो तो हाँ बिल्कुल भैया, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन लाया करो बाबू, बिल्कुल धीरे धीरे आएगा। नाइट्रेट, हाँ बिल्कुल यहां पर देखिएगा बता रहे हैं कि नाइट्रेट मिल जाए, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नाइट्रेट मिल जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? नाइट्रेट मिल जाए तो ब्लू बेबी हो जाता है। तो यहां पर नाइट्रेट मिल जाएगा, ब्लू बेबी हो जाएगा, आर्सेनिक मिल जाएगा, ब्लैक फुट स्किन डिजीज हो जाएगी, पारा मिल जाएगा तो मिनीमाता रोग हो जाएगा, फिश में ड्राप्सी रोग हो जाता है, कैडमियम मिल जाएगा तो इटाई इटाई रोग हो जाएगा। कैडमियम मिलेगा तो बाबू क्या हो जाएगा? इटाई इटाई रोग हो जा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है? भारत का प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है? पशु मेला। जो भारत का प्रसिद्ध पशु मेला है वो कहां पर लगता है?
जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत का, सर ये क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो सवाल हम यहां पर करा रहे हैं वही सवाल जिनके सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं बहुत कठिन, ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन जो होता है वो कठिन प्रश्नों को गलत करने से नहीं होता, रुकता। सिलेक्शन रुक जाता है जब आप सरल प्रश्नों को गलत कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। सिलेक्शन तब रुक जाता है जब आप जो आसान प्रश्न है उनको गलत कर देते हैं। तो यहां पर बताना है आपको, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत का प्रसिद्ध पशु मेला कहां पर लगता है? सोनपुर, पुष्कर, इलाहाबाद या आगरा? जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। देखो सबके आंसर आ रहे, सोनपुर। देखो सोनपुर, तो यहां पर ध्यान देना है, सोनपुर ये कहां पर है? सोनपुर है आपका बिहार के क्षेत्र में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये जो मेला लगता है आपका कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के समय। और कार्तिक पूर्णिमा आपकी अक्टूबर नवंबर में होती है। कब होती है कार्तिक पूर्णिमा? अक्टूबर नवंबर में होती है। और ये जो पशु मेला है ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है आपका क्या? सोनपुर का ये पशु मेला। तो यहां पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है आपका, भारत का प्रसिद्ध जो मेला है सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अच्छा, यहां पर एक और जगह लिखी हुई है पुष्कर, यहां पर एक और जगह लिखी हुई है पुष्कर। पुष्कर बाबू कहां पर है? तो ये हो जाता है आपका राजस्थान में। पधारो मारे देश में, कहां पर? राजस्थान में। और यहां पर ऊंटों का मेला लगता है, ऊंटों का मेला लगता है। ऊंटों को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज के नाम से जानते हैं। ऊंट रेगिस्तान के जहाज है। तो पुष्कर में जो मेला लगता है वो क्या लगता है? ऊंटों का मेला लगता है। पुष्कर में ऊंटों का मेला लगता है। तो यहां पर जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है वो कहां पर लगेगा? वो लगेगा सोनपुर, बिहार के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत की जो सांगपो नदी है उसे भारत में किस नाम से जानते हैं? फटाफट बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब, एक बार वीडियो को शेयर कर दो, बिल्कुल मेरे शेरों, जोरदार तरीके से, एकदम धमाकेदार, एक जबरदस्त तरीके से वीडियो शेयर करो। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 100% इस बात का दावा करता हूं कि आपके सुपर टेट के एग्जाम में इस क्लास से सवाल एज इट इज सवाल पूछे जाएंगे। एकदम इसी वीडियो से आपके सवाल मिलने वाले हैं। पक्का फंसने वाला है सवाल इस वीडियो से, बिल्कुल वही सवाल जो आपके एग्जाम में छप सकते हैं। निर्णय एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए लेके आए हैं। तो यहां पर जो सांगपो नदी है तिब्बत की, उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? राइट आंसर कमेंट करना है। तो राइट आंसर हो जाता है इसका ब्रह्मपुत्र रिवर। यहां पर देखना, जो सांगपो नदी है, सांगपो का मतलब होता है पवित्र नदी। ध्यान रखिएगा, सांगपो का मतलब है पवित्र नदी। सांगपो नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और यहां पर एक ग्लेशियर है, या आप उसे हिमानी कह सकते हैं। हिमानी का नाम है चेमायुडुंग। चेमायुडुंग हिमानी है और यहीं से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और यहां पर अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में प्रवेश करती है। कहां पर? असम में। तो ये सांगपो असम में आपकी हो जाती है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी 2580 किलोमीटर के लगभग लंबी है, जबकि भारत में इसकी लंबाई
1346 किलोमीटर है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 1346 किलोमीटर है, जबकि यहां पर असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जान रहे। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, जिसका नाम क्या है? माजुली। जिसका नाम क्या है? माजुली। ये आपको ध्यान में रखना। अच्छा, असम की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, असम नेशनल पार्क की श्रेणी में नेशनल पार्क असम में कितने हैं? 7 नेशनल पार्क हैं। हाल ही में 2 नए नेशनल पार्क असम को मिले हैं। इस वजह से यह सवाल एग्जाम में बनेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, असम में कुल नेशनल पार्कों की संख्या हो गई है 7। ओरांग, नामेरी, काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क आपके असम में हैं। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाला गैंडा असम के काजीरंगा में पाया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो यहां पे असम के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं, इनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा। और यहां पर इसके गवर्नर हैं वर्तमान में जगदीश मुखी। बाबू ये सब ध्यान रखिएगा, पक्का सवाल एग्जाम में बन जाएगा। ये सवाल, असम का जो मैदान है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है। असम का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। अगर हम विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाती है, जो कि आपकी अफ्रीका के क्षेत्र में विक्टोरिया झील से निकलती है। अफ्रीका के क्षेत्र में विक्टोरिया झील से निकलती है और अपना जल भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में क्या करती है? त्याग करती है। भूमध्य सागर में त्याग करती है। अगर हम अपवाह क्षेत्र के हिसाब से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपवाह क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन हो जाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन हो जाती है अपवाह क्षेत्र के हिसाब से, जिसके किनारे अमेजन के वर्षा वन स्थित हैं। ये जो नील नदी है ये मिस्र का वरदान है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। और नील नदी पर ही एक बांध बना है, जिस बांध का नाम हो जाता है अस्वान बांध। क्या हो जाता है? बांध का नाम हो जाता है बाबू अस्वान बांध। विक्टोरिया झील से निकलती है आपकी ये नील नदी और पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। एक नदी है मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी नदी, यहां से भी सवाल बनता है। तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी आपके नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं, यूएसए के क्षेत्र में। और ये जो पक्षी के पंजाकार डेल्टा बनाती हैं। सवाल पूछता है, पक्षी के पंजाकार डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो यह हो जाती है आपकी मिसिसिपी और मिसौरी। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है कि ऐसी 2 नदियां जो समांतर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं वो नर्मदा और तापी हैं। नर्मदा और तापी नदियां लगातार समांतर बहते हुए अरब सागर में अपना जल त्याग करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके अरब सागर तक जाती है, जबकि तापी नदी मुल्ताई की पहाड़ियों से निकल करके अरब सागर में अपना जल त्याग करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त ये सवाल है, नदियों से संबंधित सवाल है। और यहां पर नदियों से संबंधित सवाल तो एग्जाम में आते रहेंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेशन आपका बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे हम इन सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है। नील नदी सबसे बड़ी नदी, अनूप गौरव जी बिल्कुल सही बात है भैया। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो सारा डिस्क्रिप्शन नोट करते चलो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? हालांकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? जल्दी से बताएं।
इसका एस्चुरी बनाती हैं। बिल्कुल भैया, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का। बहुत बढ़िया। यहां पर अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? देखो, अगर राज्यसभा की बात करें तो यहां पर राज्यसभा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 80 में है। कहां पर है? आर्टिकल 80 में राज्यसभा के सदस्यों का जो है उल्लेख किया गया। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या हो जाती है 250, यानी 250, और इस 250 सदस्य में बाबू 238 सदस्य क्या होते हैं? ये निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है, जबकि 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ऐसे सदस्य जो कला, विज्ञान या फिर सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य किए रहते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। कुल मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12, जबकि आपके यहां पर कुल सदस्यों की संख्या है 250। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 552। कितनी है? 552। ये आपको ध्यान में रखना, कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा में 552 है, जबकि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 हो जाती है। बहुत बढ़िया। यहां पर क्लास डेली होती है। जी बिल्कुल भैया, क्लास डेली होती है, क्लास आपकी डेली होती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया? 12। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल यानी प्रश्न नंबर 5, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? फरवरी 2014, मई 2010, फरवरी 2012, जून 2013। फटाफट बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? जल्दी से बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? और एक बार धमाकेदार जोरदार तरीके से मन लगा के वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्लास में जुड़ने चाहिए बाबू। और यहां पर कम से कम 100 बच्चों का टारगेट है। 100 लाइव आज की क्लास में करके दिखा दीजिए, बिल्कुल जबरदस्त मजा आएगा। बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे, और वो सवाल जो आपके एग्जाम में हूबहू 100% पूछे जाएंगे। पक्का फंसेगा, ये ध्यान में रखना। 100% पक्का सवाल आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई है? ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत जो है वो 20 फरवरी 2014 को ग्रीन इंडिया मिशन की जो शुरुआत है वो आपकी कब की गई है? तो ध्यान रखिएगा, 20 फरवरी 2014 को ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई है। अच्छा, पर्यावरण से जुड़े अगर कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की बात करें हम लोग, तो हम यहां पर देखना 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस नोट करो फटाफट जल्दी से। 2 फरवरी को मनाते हैं बाबू हम आर्द्र भूमि दिवस। इसके अलावा 22 मार्च को हम मनाते हैं, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं बाबू? 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं। क्या? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। 22 मई को हम क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाते हैं। कब? 22 मई को। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाएंगे? पर्यावरण दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस, ओजोन डे। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। नोट करो, इसको नोट करो भैया, नोट करो।
मैं अभी कंफ्यूज हो रहा था इस क्वेश्चन में। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट प्रकृति का क्वेश्चन आ गया। चलो नोट करो, ग्रीन इंडिया मिशन 20 फरवरी 2014। पर्यावरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की बात करें तो यहां पर 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस। इससे बाहर सवाल नहीं जाता है। यहां पर सारे दिवसों को मैंने एक साथ नोट डाउन कर दिया है। 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस। बिल्कुल यहां पर सब दिवस के रूप को आपको याद कर लेना है ताकि एग्जाम में सवाल बने तो आप गलती ना करें, है ना, गलती नहीं होनी है। अगले प्रश्न, सिलेक्शन गलतियों के वजह से ही रुकता है। आप सबको आता जरूर है लेकिन आप गलती कर देते हैं। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष, यहां पर 18 की जगह बाबू 19 साल हो जाएगा, 19 वर्ष। बंगाल के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी का 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया? खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चित्तरंजन दास या राजा राम मोहन राय? जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, एक बार और जोरदार तरीके से शेयर करो, वीडियो को शेयर करें। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बात ध्यान में रखना। इतनी जबरदस्त क्लास 100% फंसा के रहेंगे क्वेश्चन सुपर टेट में। वही सवाल जो आपके एग्जाम में छप जाएंगे वो सवाल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। चलो जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, खुदीराम बोस। राइट आंसर विल बी खुदीराम बोस। 19 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इनको मृत्यु दंड प्रदान कर दिया गया। खुदीराम बोस मात्र 19 वर्ष की अवस्था में ये क्या हुए, शहीद हो गए 19 साल में। अबुल कलाम आजाद की बात करें, इनसे 2 बातें आपको ध्यान में रखनी। सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? खुदी ये अबुल कलाम आजाद। इसके अलावा सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कौन? तो यहां पर ध्यान रखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 2 बातें ध्यान रखो, कौन कौन सी? सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चित्तरंजन दास का नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने मोतीलाल के साथ मिलकर, मोतीलाल के साथ, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया किसने? यहां पर चित्तरंजन दास ने, जबकि राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की और विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को उन्मूलित किया। सती प्रथा उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक बात और पूछता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि इनको दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को। यहां से सवाल एग्जाम में 100% पक्का बनेगा, पक्का सवाल बनेगा। राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व,
भारतीय इतिहास के अगर हम समाज सुधार आंदोलन की बात करते हैं, वो राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुखतया से लिया जाता है। तो यहां पर राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक और विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा के उन्मूलन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल प्रश्न नंबर 7। अगला सवाल देखो उन्हीं से संबंधित आ गया। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अगला सवाल, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का पिता जनक किसे कहा जाता है? विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती? जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताएं सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। भारतीय पुनर्जागरण के पिता या जनक किसे कहा जाता है? बहुत बेहतरीन सवाल। 100+ लाइव कर दीजिए, आज कम से कम 100 लाइव होने चाहिए। एक बार धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दें आप सभी लोग। चलिए, तो पुनर्जागरण के पिता अभी हमने चर्चा किया, पुनर्जागरण के पिता है राजा राम मोहन राय। क्या नाम है? राजा राम मोहन राय। विवेकानंद की बात करते हैं, वर्ष 1893 शिकागो विश्व धर्म संसद में, शिकागो विश्व धर्म संसद में भाषण दिया। विश्व धर्म संसद में भाषण दिया किसने? विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं आपके, ये गरम दल के नेता माने जाते हैं, गरम दल के नेता। लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, यहां पर लाल से मतलब लाला लाजपत राय से है, और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक से, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल से। ये तीनों गरम दल के नेता माने जाते हैं। और तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना की थी। ध्यान रखना है, होम रूल लीग की स्थापना 2 लोगों ने की थी, एक तो तिलक ने की थी और एक एनी बेसेंट ने की थी। आगे चल करके तिलक और बेसेंट की लीग दोनों एक साथ जुड़ गई, एक साथ मिल गई, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। दयानंद सरस्वती ये जो है आपके आर्य समाज के संस्थापक है ना, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, और साथ ही साथ सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाने जाते हैं। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। और यहां पर बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता माने जाते थे। और यहां पर एक बात और है जो बाल गंगाधर तिलक से आपको ध्यान में रखना है, तिलक के द्वारा भैया, तिलक के द्वारा मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन का कार्य भी किया गया। साथ ही साथ इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति महोत्सव की भी शुरुआत की। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के कारण जेल हो गई थी। पत्रकारिता के कारण क्या हो गई थी? जेल हो गई थी 6 साल के लिए। तो पहली बार जब गला घोटू अधिनियम आया था उसमें तिलक को क्या हुई थी? 6 साल का जो है जेल कर दिया गया तिलक को। तो पहले व्यक्ति थे जिनको इस अधिनियम के तहत जेल में डाल दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। मराठा और केसरी पत्रिका के जो है संपादक हैं। शिवाजी और गणपति महोत्सव को शुरू करने वाले आपके बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आपके लिए निकल के, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। भारी जल है, फटाफट बताएं
इसका सही जवाब क्या होगा? और एक बार वीडियो शेयर कर दो यार, आप लोग कम हो जाते हो। देखो, जोश और जुनून को कम नहीं रखना है, बिल्कुल जोश को बनाए रखना है 100%। आपका किया गया एक शेयर यहां पर एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जबरदस्त तरीके से इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव क्लास आपकी चलती रहे, तो आपको वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना होगा। बिल्कुल भैया, क्लास के साथ समर्थन अपना बनाए रखें। अगर आपका समर्थन लगातार मिलता रहा, आगे चल करके हम क्लास की टाइमिंग को भी बढ़ा लेंगे। क्लास की टाइमिंग को बढ़ा दिया जाएगा आपके लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम आपके साथ डिस्कस कर सके। बहुत जबरदस्त क्लास होगी ये आपकी, ये ध्यान में रखना है। चलो, भारी जल है ऐसा पूछा गया है। मोनोटेरियम ऑक्साइड, पोलेटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताएं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेयर कर दो सब भैया, हां बिल्कुल शेयर कर दो। कम से कम 100 लाइव तो आज कर ही दो, 100 लाइव तो आज कर ही दो। 60 लोग हो, एक एक लोगों को शेयर करोगे तो 120 की संख्या बढ़ती है। भारी जल का क्या है? तो इसको D2O के नाम से जानते हैं। D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ठीक है, क्या जानते हैं? D2O के नाम से जानते हैं, D2O। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, D2O, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहां पर एक सवाल बनता है, भारी जल को हम नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहां पर? नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में हम इसे मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। अगर हम नाभिकीय ईंधनों की बात करते हैं तो यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम ये आपके नाभिकीय ईंधन हैं। यूरेनियम और थोरियम बाबू ये क्या है? आपके नाभिकीय ईंधन है। अगर हम थोरियम की बात करते हैं, थोरियम भारत के लिए महत्वपूर्ण है। रीजन क्या है? थोरियम जो है आपका भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केरल के क्षेत्र में, केरल में जो समुद्र तट है वहां पर मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है, मोनोजाइट पाया जाता है, और ये मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। तो यहां पर थोरियम आपका केरल के जो है समुद्री तट के क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में, कहां पर? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, ललितपुर में आपका यूरेनियम पाया जाता है। यह ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में आपका क्या पाया जाएगा? यूरेनियम पाया जाएगा। यूरेनियम और थोरियम यूरेनियम और थोरियम आपका क्या है बाबू? ये आपका नाभिकीय ईंधन है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बनता है, नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। कहां पर? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। यह आपको ध्यान में रखना। तो भारी जल का जो फार्मूला हो गया वो क्या हो गया? D2O। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9। स्कर्वी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है? 100 कर दो बाबू, एक बार 100 कर दो, शेयर करो जोरदार तरीके से, 100 कर दो कम से कम। 100 लाइव, 73 हो गए हैं। 100 चाहिए मुझे इस क्लास से, 100 चाहिए। बहुत बढ़िया, समर्थन बनाए रखें क्लास के साथ। धमाकेदार एकदम जबरदस्त क्लास होगी आपकी, और क्वेश्चंस बढ़ा देंगे हम। अगर आपका समर्थन इस क्लास के साथ मिलता रहा, 100% क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे आपके। नए नए एकदम लगातार जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। स्कर्वी, स्कर्वी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? स्कर्वी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? जल्दी से बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? 100 कर दो, बिल्कुल मेरे शेरों, जबरदस्त तरीके से 100 कर दो। फिर देखो कमाल, एकदम जबरदस्त बढ़िया।
चलो एकदम नए नए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो सुपर टेट में पक्का छप जाएगा, 100% छप जाएगा। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। देखो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में पाया जाता है, सर्वाधिक सर्वाधिक स्रोत विटामिन सी का आंवला है। विटामिन सी मिर्च में भी पाया जाता है, कहां पर, मिर्च में भी, और इसकी कमी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी। विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी हो जाता है, क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स, और एक रोग हो जाता है अस्थि मृदुता, अस्थि मृदुता, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कहां पर पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, कहां पर, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। विटामिन के, विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है, विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। तो विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। यहां पर ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे रक्त का थक्का, यहां पर ध्यान से देखो, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार है विटामिन के, बनने के लिए जिम्मेदार है विटामिन के, ये बनाता है, जबकि रक्त का थक्का बनने से रोकता है, रोकता है, इसका नाम है हिपैरिन, हिपैरिन, ठीक है। तो रक्त का थक्का बनने से रोकता है हमारे शरीर में हिपैरिन, जबकि रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है विटामिन के। अगर हिपैरिन हमारे ब्लड में नहीं मौजूद है तो ध्यान रखिएगा फिर रक्त का थक्का नहीं जमेगा और खून लगातार आपका बहता रहेगा, खून लगातार बहता रहेगा। अगर विटामिन के नहीं होगा और अगर हिपैरिन नहीं होगा तो रक्त का थक्का बन जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो ब्लड क्लॉट होने से रोकने का जो तत्व जो ब्लड में है वो हिपैरिन है, और ब्लड क्लॉट होने के लिए जो तत्व है वो विटामिन के है। यह ध्यान में रखना, एग्जाम में दोनों से सवाल पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल यानी प्रश्न नंबर 10, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक गैस है। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक गैस है, क्यों, यहां पर बताइए। अब यह प्रश्न सही हो गया, जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, यह एक प्रदूषक गैस है। क्यों प्रदूषक है यह आपको बताना है। यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया सर, आप थोड़ा आराम से पढ़ाइए प्लीज। चलो हाँ बिल्कुल आराम से ही पढ़ा रहे, आपका समर्थन लगातार बना रहे। देखिए होता क्या है कि जबरदस्त तरीके से जब क्लास होती है तो क्लास में मजा भी आता है, एनर्जी भी रहती है ना सा, तो बहुत जबरदस्त। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब बताओ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक गैस है, क्यों, फटाफट बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर। 100 टच करा दो एक बार, कम से कम 100 लाइव क्लास के साथ होने चाहिए। तो एक बार सब लोग जोरदार तरीके से आप शेयर कर दे, जितना व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, जहां भी जो भी ग्रुप आपके पास हैं, आप वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक गैस है, क्यों ऐसा पूछा हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन, या हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देता। जब देखो हीमोग्लोबिन, अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ करके पूरी शरीर में जाती है, लेकिन जब
चलो, तो यहां पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की वर्तमान रैंकिंग कितनी है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? फटाफट बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? 100+ लाइव कर दो एक बार। बिल्कुल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? जल्दी से बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? चेंज हो गई बैटरी भैया, इसका सही जवाब क्या होगा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? जल्दी से बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। 101वीं रैंकिंग है भारत की। रैंकिंग कितनी है? 101वीं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 12। भारत जिमैक्स नामक समुद्री अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? जिमैक्स नामक समुद्री अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? जल्दी से बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? भारत जिमैक्स नामक समुद्री अभ्यास किस देश के साथ करता है? आपकी संख्या लगातार घटने लगती है, घटना नहीं है। जोश और समर्थन क्लास के साथ बनाए रखना है, यह आपको ध्यान में रखना। यदि आप क्लास के साथ समर्थन बनाए रखते हैं, बहुत जबरदस्त क्लास होगी आपकी और 100% मान के चलिए इस क्लास के से आपके एग्जाम में सवाल पूछे ही जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो यहां पर जिमैक्स की बात करते हैं, तो जिमैक्स नाम का जो समुद्री अभ्यास है, बताना है आपको भारत किस देश के साथ करता है। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, जिमैक्स करता है जापान के साथ। तो अगर हम जिमैक्स की बात करते हैं तो जापान के साथ शिन्यू मैत्री की बात करें, शिन्यू मैत्री की बात करें तो यह भी किसके साथ होता है? जापान के साथ होता है। शिन्यू मैत्री और जिमैक्स जापान के साथ। ऑसिनडेक्स, ठीक है, ऑसिनडेक्स किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। श्रीलंका के साथ स्लीनेक्स करता है, स्लीनेक्स, जबकि थाईलैंड के साथ सिटबेक्स करता है। तो ये सारे सैन्य अभ्यास है जो विभिन्न देशों के साथ द्वारा किए जाते हैं। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना है, एक सैन्य अभ्यास है जो कोबरा, अभी जो है आपने देखा होगा, जो है ब्रिटेन के साथ होने वाला था। ठीक है, तो ब्रिटेन के साथ होने वाला था कोबरा का सैन्य अभ्यास। भारत ने इससे अपना नाम वापस लिया है। अजय वॉरियर, ये भी भारत क्या करता है? ब्रिटेन के साथ करता है। अजय वॉरियर भी भारत ब्रिटेन के साथ ही करता है। जिमैक्स, शिन्यू मैत्री, ऑसिनडेक्स, स्लीनेक्स और सिटबेक्स जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, श्रीलंका के साथ और थाईलैंड के साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल प्रश्न नंबर 13। आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, ठाकुर आलोक सिंह। ठीक है, चलो बताओ भैया, यहां पर आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष, यहां पर 100 लाइक हो गया। बिल्कुल भैया, नेहा जी 100 लाइक हो गया है। अब 100 लाइव भी करना है, 100 लाइव भी करना है। आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आईएमएफ यानी विश्व मुद्रा कोष, विश्व मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएं, वाशिंगटन डीसी में, पेरिस में, जेनेवा में या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट बताएं। ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोगों के बी भी आ रहे हैं। यहां पर ध्यान रखना, आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों का मुख्यालय वहीं पर है, पेरिस में। पेरिस जो है आपका, और जिनेवा, पेरिस की बात करते हैं, जिनेवा की बात करें तो यहां पर डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर है आपका? वो आपका जिनेवा में है, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यहां पर ध्यान रखना, अगर हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, पेरिस में यूनेस्को का, जेनेवा में डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ का, न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना। अच्छा, अगर आईएमएफ की हेड की बात करते हैं,
आईएमएफ की वर्तमान में हेड कौन है? इनका नाम है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। क्रिस्टलीना जॉर्जिवा ये आईएमएफ की हेड हैं। जबकि वर्ल्ड बैंक के हेड की बात करें तो इनका नाम है डेविड मालपास। डेविड मालपास ये वर्ल्ड बैंक के क्या हो जाते हैं? हेड हो जाते हैं। डब्ल्यूएचओ के हेड हैं आपके टेड्रोस अधेनाम। क्या नाम है? टेड्रोस अधेनाम। जबकि डब्ल्यूटीओ की हेड कौन है? इनका नाम है न्योजी अंकोला इवेला। न्योजी अंकोला इवेला ये डब्ल्यूटीओ की हेड हो जाती हैं। नाइजीरिया से आते हैं। सवाल यूपीपीसीएस में पूछ चुका है, आपके यहां भी पूछेगा। यहां पर यूएनडीपी की स्थापना से सवाल पूछता है। यूएनडीपी का स्थापना वर्ष 1965 में हुई है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना वर्ष 1948 में हुई है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद हुई है 1944 में। ये आपको ध्यान में रखना। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से इन चीजों को क्या करना है? याद रखना है। एक बार 100 लाइव कर दो यार, मतलब क्लास खत्म होने तक 100 लाइव तो होने ही चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? फटाफट बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? फटाफट बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? एक बार 100 लाइव करा दो यार, एक बार 100 लाइव करा दो, बिल्कुल जोरदार तरीके से शेयर करके 100 लाइव तक तो करा ही दो। एक बार पहुंचाओ 100 लाइव तक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 जून। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे? 23 जून को मनाया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना। यहां पर ध्यान रखना, कभी कभी सवाल पूछता है ओलंपिक के फ्लैग में, ओलंपिक के फ्लैग में कितने छल्ले हैं? तो 5 छल्ले हैं। ओलंपिक के फ्लैग में 5 छल्ले हैं। जो ब्लू कलर का छल्ला है, ब्लू कलर का छल्ला है, ये यूरोप को दर्शाता है। किसको? यूरोप को दर्शाता है। यहां पर ब्लू कलर का छल्ला जो है वो यूरोप को दर्शाता है। येलो कलर का छल्ला एशिया को दर्शाता है। येलो कलर का छल्ला एशिया को दर्शाता है। यहां पर और ध्यान में रखना, जो आपका रेड कलर का छल्ला है, रेड कलर का छल्ला है, ये अमेरिका को दर्शाता है। अमेरिका को। जो ब्लैक कलर का छल्ला है, व्हाइट से बना दे रहे हैं, ब्लैक कलर का छल्ला है, ये अफ्रीका को दर्शाता है। किसको? ब्लैक कलर का छल्ला अफ्रीका को दर्शाता है। यह भी ध्यान रखना, ब्लैक कलर का छल्ला अफ्रीका को दर्शाता है। जबकि ग्रीन कलर का छल्ला ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ग्रीन कलर का छल्ला, ग्रीन कलर का जो छल्ला है ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। इसको नोट कर लो, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा, अब की बार जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे, टोक्यो, भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। स्वर्ण पदक जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, और भारत 48वें स्थान पर रहा था। यह भी आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। अच्छा, एकमात्र शहर है बीजिंग, ध्यान रखिएगा, बीजिंग, जिसने शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक की मेजबानी की है। तो बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर हो जाता है जिसने शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक खेलों की क्या है? मेजबानी की है। ब्लू यूरोप, येलो एशिया, रेड अमेरिका, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक अफ्रीका। तो ये आपके ओलंपिक में जो 5 छल्ले हैं वो आपके इन महाद्वीपों को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और यहां पर प्रश्न नंबर 15, काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? जल्दी से बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? भाला फेंक में। हाँ बिल्कुल भैया, जेवलिन थ्रो में जो है नीरज चोपड़ा ने पदक जीता था। काला घोड़ा काला जो आपका महोत्सव है, ये कहां पर मनाया जाता है? जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, तो टाइम नहीं बचा है, तो जल्दी जल्दी आंसर करते हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 16, गांधी जी ने
किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? जल्दी से बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? मुंबई में होता है भैया, प्रीति यादव जी, मुंबई में होता है। कहां पर? मुंबई में होता है, हैदराबाद नहीं, मुंबई मुंबई मुंबई। 1999 से 1999 से यह महोत्सव वहां पर मनाया जा रहा है। फटाफट बताएं एक बार यार, लाइव कर दो, कम से कम 100 लाइव कर दो, लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे, 100 लाइव नहीं कर पा रहे। फटाफट 100 लाइव तो करना ही है, एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दो यार। चलो, गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 गांधी के आंदोलन देखिए तो यहां पर चंपारण कब है गांधी का? चंपारण है 1917 में। इसके बाद चंपारण के बाद क्या आएगा? खेड़ा आएगा। खेड़ा भी आपका 1917 में ही है। खेड़ा के बाद आएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद कब है? वर्ष 1918 में। अहमदाबाद के बाद असहयोग आएगा। असहयोग कब है? 1920 में। 1920। इसके बाद आपका आएगा सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा कब आएगा? 1930 में। और इसके बाद आएगा भारत छोड़ो। भारत छोड़ो यहां पर कब आएगा? वर्ष 1942 में। ये आपको ध्यान में रखना। एक बात और ध्यान में रखनी, गांधी ने एकमात्र अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी ने की थी। एक बात और ध्यान रखना, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, फरवरी 1922। तो इसके बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। यह आपको ध्यान में रखना। गांधी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? गांधी ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ही गांधी और अंबेडकर के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। पूछता है किसके किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था गांधी अंबेडकर के बीच, जिसके बाद दलितों की सीटें क्या कर दी गई थी? बढ़ा दी गई थी। दलितों की सीटें क्या हुई थी? बढ़ा दी गई थी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न फटाफट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? संध्या। संध्या बारिंद्र घोष से नहीं है। संध्या जो है ये बीबी उपाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, तो बीबी उपाध्याय ने लिखी थी। ब्रह्म बांधव उपाध्याय की जो है पत्रिका है संध्या, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी सब सही है। न्यू इंडिया अरविंदो घोष, न्यू वंदे मातरम अरविंदो घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल और युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17 है मात्र। केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई, ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई -0.6%, -0.6%। बिहार का जनघनत्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ये